Hello everyone, my name is Shanky and today I'll be discussing about NMAT. तो कैट के जैसे ही रिव्यूज पढ़े आई वाज आल्सो डिवास्टेटेड टू अ फैक्ट दैट काफी लेवल थोड़ा सा टफ बना दिया कॉन्ट्स के अंदर। इतना भी कुछ टफ नहीं था बिकॉज आई हैड अ वर्ड विद सम ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव डन प्रिटी वेल इन देयर एग्जाम एट प्रेजेंट एंड C2C के स्टूडेंट्स है। काफी चीजें क्लास में करा दी गई थी एंड बोल दिया गया था कि यार इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो। अब वो टाइम नहीं रहा है जहां पे आपके साथ ये वाले क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे कि ट्रायंगल के तीन एंगल आपको 180 डिग्री दिए गए हैं एंड आपको उसका थर्ड एंगल निकालना है। वो टाइम जा चुका है, ना वो कभी कैट में आया था ना वो कभी आगे आएगा। तो प्लीज डोंट फॉल इनटू द ट्रैप। यहाँ पे लाइफ नहीं खत्म होती है। मैं आपके साथ वापस से जुड़ गया हूँ और आपको ये पता होना चाहिए कि कैट सिर्फ एक एग्जाम नहीं है क्रैक करने के लिए, बहुत सारे एग्जाम्स है। तो डे बाय डे हम धीरे धीरे ट्राई करेंगे कि हम अच्छे तरीके से बाकी के एग्जाम्स की प्रेप कर पाए और ये साल को वेस्ट ना होने दे। हालांकि जो बच्चे अपना माइंड मेकअप कर चुके हैं कि ये मेरा ट्रायल रन था कैट का, मैं तो अब इस साल से प्रिपेयर करना शुरू करूंगा। ऑल द वेरी बेस्ट टू देम बिकॉज दे नो दिस काइंड ऑफ सिचुएशन might happen in the coming year as well. So it's just a request, practice hard, choose the right institute, choose any one mentor which will be with you till the end. And that's it from my side regarding the motivation part. Now we will discuss about NMIMS. Okay, so NMIMS, many of you have heard that NMAT एक कॉल NMIMS एक कॉलेज है, नरसिंह मुंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। एंड ये लोग जो आपको एंट्री देते हैं वो एनमैट के थ्रू देते हैं। एनमैट जो है एक ये अब जीमैट की तरह एग्जाम हो चुका है जहाँ पे आपको सिर्फ एग्जाम देना है एंड ऑटोमेटिकली आपका स्कोर पॉपअप हो जाता है। ऑटोमेटिक स्कोर पॉपअप हो जाता है। अब बात करते हैं कट ऑफ्स की, तो कट ऑफ्स हैव बीन रेंज ऑफ 230 से 235 लास्ट पर्टिकुलर ईयर्स की। एंड 75 70 70 70 का कुछ ट्रेंड रहा है। क्यूए, आपका एलआर और आपका वीए, इन तीनों में 70 70 70 रहा है। प्लस ही रहा है वैसे तो इनसे, बट कि अगर मार्क्स इस रेंज में है और इस ये नंबर्स आपके पास है तो देर इज अ वेरी हाई चांस दैट यू माइट गेट अ कॉल। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन हाई चांस ऑफ गेटिंग अ कॉल एंड कन्वर्टिंग अ कॉल, दैट वी विल डिस्कस इन द इंटरव्यू पार्ट कि आपको किस तरीके से इसको स्कोर करना है। बट यहाँ पे कई लोग ये समझते हैं, कई इंस्टीट्यूट्स में भी यही चीज बोली जाती है, बेटा कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका एनमैट तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा, स्नैप तो ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। नो वन वांट्स टू टॉक अबाउट द सिलेबस ऑफ दीज टू एग्जाम्स। ऑल्सो ये हम लोगों ने खुद निकाला है कि बैठ के रिसर्च किए कि यार ये टॉपिक्स इसमें आते हैं बट कैट में नहीं पूछे जाते। तो आज हम उन्हीं टॉपिक्स की बात करेंगे एंड आपको किस किस टॉपिक पे कितना कितना टाइम देना चाहिए उनकी बात करेंगे एंड अकॉर्डिंगली आपका ट्राई करेंगे कि एनमैट जैसा एग्जाम निकल जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा क्यूए की। क्यूए जो है इसमें उसको हम क्वांटिटेटिव स्किल्स के नाम से जानते हैं, क्वांटिटेटिव स्किल्स बोलते हैं लोग। ठीक है, एनमैट एक अडेप्टिव एग्जाम है। अडेप्टिव एग्जाम है, आपको हर क्वेश्चन करना मैंडेटरी है, हर क्वेश्चन करना मैंडेटरी है। ठीक है, मैंडेटरी क्वेश्चन करने के बाद आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका पूरा पेपर कंप्लीट हो, क्योंकि क्यूए थोड़ा सा टफ बन जाता है। क्यूए कई बार थोड़ा सा टफ बन जाता है तो बच्चे क्या करते हैं, क्यूए का सेक्शन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते। सो इट्स द रेस अगेंस्ट टाइम। मूवी देखी होगी आप लोगों ने वक्त करके, तो इट्स द रेस अगेंस्ट टाइम। आपको भी अब यही करना है कि आपको सबसे पहले अपने टाइम का ध्यान रखना है। एक पर्टिकुलर ऑर्डर ऑफ फॉर्मेट होता है इस एग्जाम के अंदर, जहां पे आप चूज करते हो कि क्यूए पहले करोगे या फिर आप एलआरडीआई पहले करोगे या फिर आप वर्बल पहले करोगे। ठीक है, इस तरीके से आपको बहुत सारे अरेंजमेंट दिए जाएंगे। जो आपने मॉक्स में प्रैक्टिस किया है अभी तक उसी फॉर्मेट को वहां पे करना, उससे स्कोर बूस्ट होने के चांसेस होते हैं। अगर आपने अपना पेपर में कोई भी सेक्शन इनकम्प्लीट छोड़ा, आपका टाइम अप हो गया, तो हो सकता है उसका थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाए आपके स्कोर्स के ऊपर। ठीक है, अब बात करेंगे क्यूए की। तो क्यूए के अंदर जो इनके मोस्ट फेवरेट टॉपिक रहे हैं वो है नंबर प्रॉपर्टीज। नंबर प्रॉपर्टीज, अरिथमेटिक तो आपका ऑल टाइम हर जगह आएगा ही आएगा, बट इसका अरिथमेटिक इतना लंबा नहीं आता जितना कैट का आता है। ठीक है, एल्जेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी, ये भी इनका फेवरेट टॉपिक रहा है, एल्जेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी। एंड लास्ट में इनका जो क्वांट्स के अंदर ही टेस्ट हो जाता है, इसमें डीआई एंड केसलेट्स क्वांट्स में आ जाता है। डीआई एंड केसलेट्स क्वांट्स में आ जाता है, ग्राफ्स एंड चार्ट्स क्वांट्स में आ जाते हैं। ठीक है, 3 से 4 सेट आते हैं डीआई के, और वो काफी कैलकुलेटिव इंटेंसिव बेस्ड होते हैं, काफी कैलकुलेटिव इंटेंसिव बेस्ड होते हैं। और ये आपका आता है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी, आई होप सबको ये चीज क्लियर होगी।
नंबर प्रॉपर्टीज, सर नंबर प्रॉपर्टीज का एग्जांपल देके बता सकते हो क्या कि कैसे आएगा? तो ये सारे प्रैक्टिस टाइप करने के लिए ना क्वेश्चंस हमने अपने पर्टिकुलर कोर्स में, जो कि एनमैट का कोर्स है, उसके अंदर काफी प्रैक्टिस करवा रखी है। स्टिल आपको चाहिए, मैं नंबर प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन बता दूंगा। कई बार ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा, प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या है, और उसके बाद मान लो कि सबसे पहले कैलेंडर्स भी आ सकता है इसमें। हाँ, बाय द वे कैलेंडर्स भी लिख लो, कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स, ये भी फेवरेट है इनका। एनमैट एक ऐसा नंबर है, ऐसा एग्जाम है जहां पे आपसे सीधा सीधा पूछ लेंगे 29 जनवरी 1984 को कौन सा डे था। ठीक है, तो ये आपको इसके रूल्स आने चाहिए। अब ये कैट में नहीं पूछेंगे कभी भी आपसे कि 29 जनवरी 1984 को कौन सा डे था, ये कभी नहीं पूछते हैं कैट में। नंबर प्रॉपर्टीज कहने का मतलब मेरा ये था कि डिविजिबिलिटी रूल आप लोगों को आने चाहिए सारे। 7 से डिवाइड होता है, 6 से डिवाइड होता है, बड़ा सा नंबर दे देंगे, उसमें आपको पूछेंगे कि ये नंबर 7 से डिवाइड होता है। फिर मान लो कभी ऐसा क्वेश्चन दे देगी कि एक नंबर है क्यू, वो रिमाइंडर देता है 5 जब वो होता है 7 से डिवाइड। ठीक है, तो रिमाइंडर आपको निकालना है, जब 2Q को 7 से डिवाइड करेंगे तब क्या आपका वो आएगा, रिमाइंडर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके नंबर सीरीज में आ जाते हैं, नंबर प्रॉपर्टीज टू बी प्रिसाइज, नंबर प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। ठीक है, अब नंबर प्रॉपर्टीज के बाद वापस से आपका अरिथमेटिक आ जाता है, करेक्ट? अरिथमेटिक आ जाता है। अरिथमेटिक के अंदर बहुत सारी चीजें आती है, बहुत सारी। ठीक है, अरिथमेटिक के अंदर यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन तो आएंगे, बट लेंदी क्वेश्चन आ जाएगा। तो अरिथमेटिक का भी अगर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करें ना, अरिथमेटिक का भी अगर हम डिटेल डिस्क्रिप्शन करने जाएं, तो टॉपिक्स में इनके फिक्स्ड है। परसेंटेज आएगा, इनका एक फिक्स टॉपिक है। ठीक है, परसेंटेज के बाद, परसेंटेज में जैसे मान लो क्वेश्चन आ गया कि अगर इस प्राइस को 10% से इंक्रीज किया, इस प्राइस को 10% से डिक्रीज किया, तो आपका ओवरऑल इम्पैक्ट क्या आएगा। फिर आपका टॉपिक आता है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। अब इसके अंदर रूल याद रखना कि इसमें कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि यार अगर 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में ये डिफरेंस है, तो प्रिंसिपल अमाउंट निकालो। फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस, इनका फेवरेट टॉपिक रहता है, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट्स। और जितना मैं आपको बोल रहा हूँ ना, ये अगर आप इन टॉपिक्स की काफी अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस कर लेते हो, हमारे जो डैशबोर्ड है उससे, या हमारी क्लासेस के अंदर बैठ के स्कोर कर लेते हो, यू आर सॉर्टेड फॉर योर एनमैट का एग्जाम एज वेल एज योर स्नैप का एग्जाम। बिकॉज एनमैट और स्नैप आर टाइम टेकिंग एग्जाम, मतलब टाइम टेकिंग एज इन कि ये टाइम के साथ फटाफट निकलते हैं, टाइम के साथ फटाफट निकलते हैं। ठीक है, फिर आता है प्रपोर्शन एंड वेरिएशन, प्रपोर्शन एंड वेरिएशन। ठीक है, वेरिएशन, इसमें रेशियो एंड प्रपोर्शन जो अपन करते हैं कैट के लिए, वो हो गया ये। ठीक है, फिर उसके बाद आपका आ जाएगा यहाँ पे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन। यहाँ पे मिक्सचर्स एंड एलिगेशन भी काफी कॉमन रहता है, एंड वो मिल्क और ये सब चीजों पे आ जाता है। ठीक है, प्रोपोर्शन एंड वेरिएशन के अंदर आपका ये भी आ सकता है कि एक और टॉपिक यहाँ पे आता है एवरेजेस। एवरेजेस में एवरेज एज ऑफ द फादर इज दिस, एवरेज एज ऑफ दिस इज दिस, एंड ब्लास इज ब्लास, ये सब चीजें आती है एवरेजेस में, कि मतलब मान लो विराट कोहली ने इतना स्कोर करा है एवरेज में, और ये सब वो सब करके। फिर आता है आपका टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क। ठीक है, टाइम एंड वर्क। अब टाइम एंड वर्क के बाद कौन से मेथड आते हैं, टाइम एंड वर्क के बाद कौन से मेथड आएगा? टाइम एंड वर्क के अंदर आपको सारे सिर्फ वो चीजें आएगी जहां पे अपन को वो कैट के एग्जांपल्स अपन सॉल्व करते थे, वो सॉल्व कर लोगे, और अपनी वो एलसीएम अप्रोच याद रखोगे जो क्लास में सिखाई गई थी, तो आप सॉर्टेड हो। फिर उसके बाद पार्टनरशिप करके भी इसमें एक टॉपिक आता है कि अगर 3 पार्टनर ने मिलकर बिजनेस शुरू किया, तो फिर उसके अंदर उनका प्रॉफिट एंड ये सब कैसे डिवाइड होगा। ये आपके अरिथमेटिक के कुछ कुछ ऊपर ऊपर से मैंने आपको टॉपिक्स का ब्रीफ दे दिया है कि ये टॉपिक्स पे अच्छे से फोकस करना, एंड यू विल बी सॉर्टेड इन द एग्जाम। बात करें अब आपकी ज्योमेट्री अलजेब्रा की, अलजेब्रा, अच्छा हाँ, इसमें ज्योमेट्री बहुत कम चांसेस है कि पूछी जाए, बट अगर आपके बेसिक्स ऑफ कैट क्लियर है तो आपको ज्योमेट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ज्योमेट्री में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अलजेब्रा के भी सेम तरीके से डिवाइड करें तो इक्वेशंस, इनका एक फेवरेट टॉपिक है, इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज। ये हमारी कैट की पहली क्लास में कराया जाता है, और काफी अच्छे लेवल पे कराया जाता है, कि जो क्वेश्चंस आपके अब क्लासेस में आ रहे हैं, जो एग्जाम में आया है, उसी टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम लोगों ने यहाँ पे भी कराई है। तो आई होप सबको समझ में आया होगा। ठीक है, ये इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज फेवरेट टॉपिक है अलजेब्रा के अंदर। फिर उसके बाद आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एक फेवरेट टॉपिक है, और उनकी रूट्स के ऊपर काफी क्वेश्चन आते हैं, काफी क्वेश्चन, मतलब कि 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर दिस एंड दिस, व्हाट इज द फाइंड द थर्ड रूट ऑफ द इक्वेशन, अगर क्यूबिक इक्वेशन है तो। ठीक है, ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इक्वेशंस में से इसी का ही पार्ट फॉर्म हो जाता है।
सेकंड पार्ट जो इनका अलजेब्रा में आता है वो आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में कौन सा क्वेश्चन हो गया आपका? सीक्वेंस एंड सीरीज में तीन टाइप के प्रोग्रेशन आ गए, एपी, जीपी, एचपी। एचपी पढ़ लेना, एचपी से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाता है। एपी का उल्टा होता है एचपी, और कुछ नहीं, ठीक है। जीपी को ढंग से पढ़ लेना। जीपी के अंदर याद रखना कि सम ऑफ इनफिनाइट टर्म्स क्या होता है, उसके ऊपर कई बार क्वेश्चन आ जाता है। रिलेशनशिप तीनों में क्या होती है वो याद रखना, एंड यू विल बी सॉर्टेड। फिर आता है एल्जेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी, जैसे कि इसमें एक ही टॉपिक है तो इन्होंने पीएनसी को भी एल्जेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट बना रखा है। पीएनसी भी प्रोबेबिलिटी का ही पार्ट बता रखा है। तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नॉट अप टू द वेरी हाई लेवल, बट योर बेसिक शुड बी क्लियर कि अगर एक चार स्टूडेंट्स है उसके बीच में तीन स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हाउ विल यू डिस्ट्रीब्यूट इट। तो इसमें कुछ फॉर्मूले वगैरह है जो हम क्लास में करवाते हैं, एंड वो सॉर्टेड है अगर आपने कर रखा है तो। प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ पे आ जाता है। एंड प्रोबेबिलिटी बेसिक है, बेसिक्स के बाद इसके अंदर कुछ नहीं आएगा, सिर्फ बेसिक्स पढ़ लोगे। बेसिक्स में क्या है सर? बेस थ्योरम पढ़ के जा सकते हो। बेस थ्योरम में काफी 100% तो नहीं, बट हाँ 90% चांस है कि क्वेश्चन बेस थ्योरम से आए। तो ये आपके अलजेब्रा एंड प्रोबेबिलिटी के टॉपिक हो गए। एकदम डिटेल में बता दिया आप लोगों को कि ये सारे टॉपिक्स अगर आपने पढ़ लिए हैं आपको इश्यू नहीं आने वाला है, ठीक है, नहीं आने वाला है। अब बात करेंगे आगे चार्ट्स एंड डी एंड केसलेट्स की। केसलेट्स वो होते हैं, केसलेट्स वो होते हैं जहां पे आपको सॉल्व करनी होगी चीजें, ठीक है। यहाँ एलआर वाला केसलेट कुछ नहीं आएगा। ये केसलेट जो होगा उसमें ग्रोथ रेट लिखी होगी, ग्रोथ रेट आएगी, ठीक है। ग्रोथ रेट निकालनी पड़ेगी आपको, पर्टिकुलरली तीन आगे क्या है। फिर आपके परसेंटेज के अंदर अगर आपने पढ़ा है तो वो मार्केट शेयर वाली चीजें इधर आएगी, मार्केट शेयर वाली चीजें इधर आएगी। मार्केट शेयर के बाद, मार्केट शेयर के बाद अगर केसलेट्स की बात करें, मतलब मान लो कि आपको बी दे रखा है, कंपनी बी, उसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो केसलेट्स फॉर्म दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन। केसलेट्स केसलेट्स फॉर्म दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो केसलेट्स हो गई एक चीज। केसलेट्स के बाद अगर हम बात करें तो आपको ग्राफ्स एंड चार्ट्स आते हैं। क्या आते हैं? ग्राफ्स एंड चार्ट्स। ये रहा ग्राफ्स एंड चार्ट्स, आपको बताने की नीड नहीं है क्या रहेगा। ग्राफ्स एंड चार्ट्स नॉर्मल ग्राफ आएगा, चार्ट आएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर, और उसमें बड़े ट्विस्ट एंड टर्न वाले क्वेश्चन होते हैं और कैलकुलेटिव इंटेंसिव क्वेश्चन होते हैं। इंटेंसिव कैलकुलेशन मतलब कि आपको जो ऑप्शन देंगे ना वो पॉइंट पे भी खेल लेंगे, 0.53, 0.54 ये भी होगा दो ऑप्शंस के अंदर, तो वो एंड तक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। कैलेंडर एंड क्लॉक अपन शॉर्टकट्स क्लास में काफी बात कर चुके हैं। डेटा सफिशिएंसी लास्ट टॉपिक रह जाता है। डेटा सफिशिएंसी बहुत कम जगह अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, क्योंकि यार हम ये सोचते हैं ना कि यार इसने पढ़ रखा है तो इसको आता ही होगा, ठीक है, इसने सारी चीजें पढ़ रखी है तो इसको आता ही होगा। बट डेटा सफिशिएंसी वो है जिसकी अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की। अच्छा, डेटा सफिशिएंसी होती क्या है कि सर आपको एक इक्वेशन दे दी, x² - 3x + 6, ठीक है, x² - 5x + 6। तो यहाँ पे आपको बोल देंगे कि अब अगर यहाँ पे एक कंडीशन लिखी और यहाँ पे एक कंडीशन लिखी, द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर 2 and 3, एंड द टू रूट्स ऑफ द सम ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 5। तो इन दोनों में से कौन सी कंडीशन से आपका ये आंसर आ सकता था, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे? सिचुएशन ए, कंडीशन ए से ही आपका आंसर आ सकता था। स्टेटमेंट वन अलोन इज सफिशिएंट टू गिव द आंसर। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। इस टाइप के क्वेश्चन फॉर्म होते हैं डेटा सफिशिएंसी के अंदर। तो ये सारे टॉपिक्स की अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, आपका क्यूए सॉर्टेड रहेगा, आपका क्यूए सॉर्टेड रहेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक बार के लिए एलआर की, ठीक है। अब एलआर की बात करते हैं जब यहाँ पे, उसको हम एलआर नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बताता हूँ, एक मिनट रुको। इसकी ना क्यूए की बहुत प्रैक्टिस करो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बड़े आएंगे, इसमें क्वेश्चन छोटे नहीं आएंगे, इसमें क्वेश्चन बड़े बड़े आएंगे। अगर क्वेश्चन बड़े आएंगे तो आपकी स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए इन क्वेश्चंस को एनालाइज करने की, प्लस उसके बाद आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर आपकी कैलकुलेशन स्पीड फास्ट नहीं है तो आपको बहुत इश्यूज आने वाले हैं एनमेट और स्नैप जैसे पेपर में, ठीक है। कैलकुलेटर के भरोसे मत बैठना। कैट में तो फिर भी एक छोटू सा कैलकुलेटर साइड में दिखता है, बट इधर तो वो कोई चांस नहीं है, आपको कैलकुलेटर प्रोवाइड किया जाएगा। तो यहाँ पे आपकी व्हाट मैटर्स इज योर स्पीड, ओनली स्पीड मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर। ओके, चलो पहले अब बात कर लेते हैं एक बार के लिए अपन इसकी, वीए की कर लेते हैं। चलो छोड़ो, लैंग्वेज स्किल्स बोलते हैं इसको, क्या बोलेंगे? लैंग्वेज स्किल्स, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स में भी कई टॉपिक आते हैं, ठीक है। लैंग्वेज स्किल्स में भी कई टॉपिक आते हैं। अब लैंग्वेज स्किल्स की जो ड्यूरेशन होती थी हमारे टाइम पे, वो कुछ 28 मिनट्स होती थी, बट उसके बाद जब ये अडेप्टिव एग्जाम हो गया था तब शायद 32 या 36 मिनट्स कर दी थी। और यूजुअली मैंने बच्चों को देखा है कि लैंग्वेज स्किल्स बहुत जल्दी हो जाता है। लैंग्वेज स्किल्स
मेरा ये मानना है कि अगर आपने कैट वाले फॉर्मेट को ही फॉलो किया कि एलएस पहले करोगे, क्यूए पहले करोगे, ये पहले करोगे, तो इट्स गुड फॉर यू। बट मैंने तो अपना चेंज करा था और मेरे को 260 प्लस आया था, ये पूरी स्ट्रैटेजी को लगा के कि मैंने इनके हर एक छोटे छोटे पार्ट पर, हर एक छोटे छोटे पार्ट पर इनका ध्यान रखा था कि मैं हर एक टॉपिक के डेप्थ में घुस जाऊं, हर एक टॉपिक की डेप्थ में घुस जाऊं। अगर डेप्थ में नहीं जाऊंगा तो मेरे क्वेश्चन नहीं निकलेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो यहाँ पे आरसी आते हैं। और आरसी कैसे आते हैं कि आप सीधा क्वेश्चन पढ़ो, आरसी में आंसर ढूंढो, एंड आरसी आपका सॉर्टेड रहेगा। क्वेश्चन पढ़ो, आरसी में आंसर ढूंढो, आपका आंसर रहेगा। अब आरसी में भी किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन आ सकता है पहले, ठीक है, सारी चीजें करेक्ट है एक्सेप्ट, तो ये आपको पूरा आरसी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा कि मान लो एक वर्ड यूज हुआ एक्सपोजन, एक्सपोजन वर्ड जो यूज हुआ है पैसेज के अंदर, उसका मीनिंग इस कॉन्टेक्स्ट में क्या है, तो ये आरसी की स्ट्रैटेजी हो गई। अभी आपको कुछ नहीं करना है, आप बेसिक अपना जैसे आरसी सॉल्व करते हो वैसे करोगे, बट यहाँ पे याद रखना कि 3 टॉपिक ये लोगों ने अपनी एनमैट बाय जीमैक वाली बुक में बताया कि ये इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये इनके फेवरेट टॉपिक्स रहे हैं। काफी बच्चों ने मेरे को जब बताया था, इन्होंने इस विंडो में या प्रीवियस विंडो में एग्जाम दिया था, तो उनको यही टॉपिक्स आते हैं यूजुअली। तो इसमें 5 ऑप्शंस आएंगे आपको, 5 ऑप्शंस, और ऑप्शंस बहुत इजी इजी जो फटाफट से नेगेट होते जाएंगे। यहाँ पे आपको सारी स्ट्रैटेजीज वर्क करेगी C2C की, एंड अकॉर्डिंगली आपकी चीजें सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। सेकंड चीज क्या आएगी यहाँ पे आपको, सेकंड चीज क्या आएगी आपको यहाँ पे कि प्रपोजिशंस, प्रेपोजिशंस। प्रेपोजिशन से पहले भी एक चीज आती है, पैराफॉर्मिंग। पैराफॉर्मिंग क्या होती है, पैराफॉर्मिंग क्या होगी, पैराफॉर्मिंग के अंदर आपको कुछ नहीं करना है, बेसिकली एक पूरा पैसेज आप लोगों को बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक पूरा पैरा आप लोगों को बनाना पड़ेगा, 4 सेंटेंसेस इधर उधर करके दे देंगे आपको, एंड उससे आपको पूरा पैसेज बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको एरर स्पॉट करने के लिए आता है, एरर स्पॉट, ठीक है। एरर स्पॉट करो इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। एरर स्पॉट करने के लिए आएगा इसके अंदर पैराफॉर्मिंग, एरर स्पॉट करो कि क्या एरर है, दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज करेक्ट एंड दिस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। ये आपकी एक तरीके, 2 तरीके के क्वेश्चन हो गए, इसको हम एरर स्पॉट आइडेंटिफिकेशन भी बोलते हैं, एरर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। एरर आइडेंटिफिकेशन, अब एरर किस किस फॉर्म में हो सकती है, वर्ब में हो सकती है, नाउन में हो सकती है, एडजेक्टिव में हो सकती है, एडवर्ब में हो सकती है। तो अगर ये आपने चीजें नहीं पढ़ रखी है तो प्लीज ज्वाइन आवर कोर्स, हमने उसमें सारी चीजें बहुत छोटे नोट पे बता रखी है, ताकि आप लोगों को इशू ना है, ठीक है। प्रोनाउन नाउन में लोगों को फर्क नहीं पता है, मैं कैट की आधी जनता को पूछ लूंगा ना, नहीं बता पाएंगे। तो ये चीजें याद रखो, ठीक है, ये चीजें याद रखो। और बहुत छोटी छोटी मिस्टेक निकलती है, अ की जगह एन होना चाहिए था और वो मिस्टेक थी और आपने पकड़ी नहीं, आपने कुछ और पकड़ लिया। तो ये इस तरीके की चीजें हैं जो आपके फेवर में वहां नहीं काम करेगी, वहां नहीं काम करेगी। वर्ब की फॉर्म अगर पास्ट टेंस में देखें तो वो ईडी लगता है उसके लास्ट में, बट आपने ध्यान ही नहीं दिया उस चीज के ऊपर, तो आपका नुकसान हो जाएगा वहां पर, ठीक है। फिर इन लोगों के कुछ वर्ड्स के मीनिंग आ जाते हैं और एनालॉजी आ जाती है। एनालॉजी इज द बेस्ट पार्ट एंड द ओनली पार्ट दैट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एनी अदर पेपर एज कंपेयर टू एनमेट, ठीक है, एज कंपेयर टू एनमेट। एनालॉजी के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत सारी बुक्स में ढूंढ ढूंढ के करनी पड़ेगी, बट हमने अपनी क्लासेस में एनालॉजी के काफी क्वेश्चंस करवाए हुए हैं जो आपकी लाइफ को सॉर्टेड रख सकते हैं, ठीक है, जो आपकी लाइफ को सॉर्टेड रख सकते हैं। तो प्रेपोजिशंस के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दो, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स आएगी उसके अंदर, सेंटेंस फॉर्मेशन, एरर स्पॉटिंग, फिर उसके बाद वर्ड्स के मीनिंग आ गए आप लोगों के पास, और वर्ड्स के मीनिंग के बाद आप लोगों का सेंटेंस कंप्लीशन हो गया, सेंटेंस कंप्लीशन, यस, पैरा फॉर्मिंग। तो सेंटेंस कंप्लीशन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स भरनी पड़ेगी। अब ये एनमैट की जो बुक रहती है उसके अंदर ये लोग काफी मीनिंग्स वगैरह देते हैं, वो मीनिंग्स अगर एक बार आपने ऊपर ऊपर से पढ़ लिए आपकी लाइफ सॉर्टेड रहेगी, बिकॉज उसके अंदर से ही आपको वोकैबुलरी वो एनालॉजी के क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। कीवर्ड्स के ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा खेलते हैं, एंड कीवर्ड्स आपके एंटोनिम सिनोनिम पूछ लेंगे कभी। जैसे मान लो कि एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ, तो क्रिटिक इज टू फॉल्ट, ठीक है, क्रिटिक इज टू फॉल्ट। अब इसके अंदर दे देंगे आर्टिस्ट इज टू प्रेज, बी दे देंगे एमेच्योर टू परसिवियर, एथलीट इज टू प्रैक्टिस, आर्बिट्रेटर इज टू मेडिटेट, मेडिएट, थीफ इज टू अरेस्ट। यहाँ पे आपको ये देखना है कि वर्ड जो क्रिटिक और फॉल्ट दे रखा है, द वर्क ऑफ क्रिटिक इज टू फाइंड फॉल्ट, करेक्ट।
तो द वर्क ऑफ आर्टिस्ट इज टू प्रेज, नो नो नो. द वर्क ऑफ एमेटर इज टू persevere, no. The work of athlete is to practice, no. No, this is not the work of athlete. The work of athlete will be compete, not practice. प्रैक्टिस नहीं, compete करना. आर्बिट्रेटर, अब आपको आर्बिट्रेटर का मतलब ही नहीं पतेगा तो फिर आप कैसे करोगे? ये एक्चुअल में करेक्ट आंसर है कि आर्बिट्रेटर का वर्क इज टू मेडिटेट. द वर्क ऑफ थीफ इज टू अरेस्ट, नो. द वर्क ऑफ थीफ इज नॉट इज टू अरेस्ट. तो आर्बिट्रेटर का मीनिंग भी नहीं पता था तो भी आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे. आपको वो चीज का नॉलेज होना चाहिए था. तो इस तरीके के एनालॉजी के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, बिकॉज इसके 4-5 क्वेश्चंस आते हैं सीधा सीधा उठ के. 4-5 क्वेश्चन आएंगे सीधा सीधा उठ के एंड आपको बहुत प्रॉब्लम देंगे ये लोग, अगर आप लोगों ने ये वाले टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो. नहीं की होगी तो ठीक है. अब बात करेंगे आगे. आरसी की प्रैक्टिस करो. इसमें एक्सेप्ट वाले क्वेश्चंस काफी आते हैं. फिर उसके बाद सेंटेंस कंप्लीशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सारी चीजों की प्रैक्टिस करो एंड यू आर सॉर्टेड टू गो थ्रू. ठीक है, यू आर सॉर्टेड टू गो थ्रू. लास्ट सेक्शन बट नॉट द लीस्ट, लास्ट सेक्शन बट नॉट द लीस्ट, एक ही सेकंड देना. तो आई होप क्वांट्स और लैंग्वेज स्किल्स का एकदम डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल गया होगा यार. प्लीज लाइक कर देना वीडियो को अगर सही में प्रिपेयर कर रहे हो. बहुत मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को एंड एक्स्ट्रा एफर्ट लेने के लिए और ज्यादा दिल करता है कि आप लोगों के लिए हम कुछ कर पाए. ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट सेक्शन रह गया वो रह गया आपका लॉजिकल रीजनिंग. बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं? लॉजिकल रीजनिंग. ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपके काफी चीजें आती है. तो उसमें एक पार्ट तो आता है क्रिटिकल रीजनिंग. क्रिटिकल रीजनिंग में क्या क्या आ सकता है? कंक्लूजन, इन्फ्रेंस, assumption, questions on strengthening, weakening, course of action, fact analysis, argument statement. ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो जब तक आप नहीं कर पाओगे, जब तक आपने पूरी अच्छे तरीके से, जब तक आपने पूरी अच्छे तरीके से मेहनत नहीं की. ठीक है, फिर दूसरा पार्ट जो इसमें आएगा वो आएगा एनालिटिकल पजल्स. क्या आएगा? एनालिटिकल पजल्स. एनालिटिकल पजल्स बोले तो इनपुट आउटपुट आएगा. उसकी बहुत, यार देखो ये सारी ट्रिक्स एंड टिक्स से होते हैं और कुछ नहीं है. ठीक है, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट से होते हैं, सॉरी ट्रिक्स एंड शॉर्टकट से होंगे. अगर इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हो तो सॉर्टेड रहेगी एनालिटिकल पजल्स. अब इसमें वो आ जाएगा आपका अरेंजमेंट और ये सब वो सब. फिर अदर रीजनिंग जो ये लोग क्वालिफाई, ये लोग अपने एग्जाम बुक्स में बताते हैं कि अदर रीजनिंग का क्या पार्ट है. मान लो मिसिंग वैल्यू इन फिगर्स, ये पूछ लेंगे. ठीक है, मिसिंग वैल्यू इन फिगर्स. सेट थ्योरी फेमस है इनका, सेट थ्योरी इनका फेमस है. डिसीजन मेकिंग पूछ लेंगे तुमसे कहीं पे, डिसीजन मेकिंग. रैंकिंग टेस्ट पूछ लेंगे तुमसे कहीं पे, रैंकिंग टेस्ट. रैंकिंग टेस्ट के बाद तुमसे सिलोजिज्म पूछ लेंगे, सिलोजिज्म. ठीक है, ऑल ट्रीज आर बुशेज, ऑल बुशेज आर ऑरेंजेस, ऐसे करके. और लास्ट में वेन डायग्राम. ये इनका पूरा कोर्स रहता है लॉजिकल रीजनिंग को लेकर. ये इनका पूरा कोर्स रहेगा लॉजिकल रीजनिंग को लेकर. ये पूरा सीआर आप कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो? फ्री सोर्स बता रहा हूँ यूट्यूब फैमिली के लिए. जीमैट, जीमैट वाली जो चीजें हैं वहां पे आप अपना लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेलेक्ट कर सकते हो. उसे आप अंडर 600 वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. अंडर 600, 650 वाले, मतलब 650 एक स्कोर रेंज है बेसिकली, उसके नीचे वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो. उससे आपको काफी ज्यादा इंपैक्ट लगेगा पूरी सीआर के ऊपर. और जिसका सीआर स्ट्रांग है, एलआर उसका फोर्टे एरिया रहेगा, बिकॉज ये क्वेश्चंस 50% ऑफ द पेपर सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपका अदर 50% ऑफ द पेपर सॉल्व करेंगे. तो आई होप ओवरऑल जिस्ट आप लोगों को मिल गया है, टॉपिक्स आप लोगों को पता है. प्लीज इन टॉपिक्स पे फोकस करो, बाकी जगह मत अपना माथा मारो. और मॉक्स दबा के दो जितना ज्यादा दे सकते हो, मॉक्स दबा के दो जितना ज्यादा दे सकते हो. और उस मॉक से अपनी गलतियां नोट करो, एनालिसिस करो. और इनका जो फ्री मॉक होता है वो भी प्लीज जरूर देना, वो भी प्लीज जरूर देना. चलिए मिलेंगे अब आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर. टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अदर एग्जाम्स. वी विल स्टिल बी इन द गेम, वी विल स्टिल बी इन द गेम एंड दैट्स द विशेस फ्रॉम माई साइड एंड C2C साइड टू यू. प्लीज स्किन में रखो अभी भी गेम में. यू नेवर नो व्हेन इज योर डे एंड कब तुम्हारा तीर निशाने पर चल जाएगा. तो प्लीज टेक केयर ऑफ दैट. एंड टिल देन बाय बाय, थैंक यू एवरीवन.